मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे समस्त अभ्यर्थियों को मैं आलोक कुमार दृष्टि टीम की तरफ से हार्दिक धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। डियर फ्रेंड्स, जनवरी में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा शेड्यूल्ड है और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश के हमारे समस्त भाई और बहन अपने तैयारी के चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुके होंगे। इस लास्ट आवर में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि सामान्य तौर पर इस लास्ट आवर में अभ्यर्थी कुछ ना कुछ गलतियां अवश्य करते हैं और इस लास्ट आवर में जो आप गलतियां करते हैं यह आपके सिलेक्शन में या आपकी सफलता या आपकी असफलता में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। होता यह है कि जैसे जैसे एग्जामिनेशन पास आता है वैसे वैसे आपके पढ़ने के आवर्स बढ़ने लगते हैं। आपके मन में यह विचार आता है कि अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, अभी हमने ये कवर नहीं किया है, अभी हमने ये कवर नहीं किया है, थोड़ा इसको भी पढ़ लेते, थोड़ा इसको भी पढ़ लेते। साथ ही साथ मन में एक अनजानी सी भय कि मैं जो कुछ भी पढ़ रहा हूं मुझे कुछ भी याद नहीं है। इन सभी समस्याओं जो एग्जामिनेशन के लगभग 1-1.5 महीना पहले आप लोग फेस करते हैं, वस्तुतः इन समस्याओं का सामना आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पढ़ने की रणनीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता है। आपको अपने अध्ययन की रणनीति में, अध्ययन के तौर तरीके में, अध्ययन की पद्धति में कुछ परिवर्तन लाना होगा। सबसे पहली बात, मन में हमेशा इस दृढ़ विश्वास को बनाए रखिए कि इस बार मैं एग्जामिनेशन में सिलेक्ट होने जा रहा हूं, मैंने पर्याप्त पढ़ लिया है, मुझे अपने संपूर्ण शक्ति को समेटना है। मैंने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा, बचपन से लेकर के अभी तक, उन सभी को मुझे एग्जामिनेशन हॉल में बेटर से बेटर यूज करना है और बेटर से बेटर परफॉर्म करना है और हमें सिलेक्ट होना ही है। मन में जो यह भाव आता है कि कहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं भूल रहा हूं, मुझे याद नहीं रह रहा है, इस एंजाइटी से, इस चिंता से आप जितना दूर जाएंगे उतना ही आप सिलेक्शन की दिशा में आगे बढ़ते चले जाएंगे। मेरा विश्वास मानिए, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं ये किताबी बातें नहीं है, बल्कि ये अनुभव की बातें हैं। होता यह है, सामान्य तौर पर देखिए, मैं मानता हूं कि लगभग 25 से 30 हजार अभ्यर्थी ऐसे हैं जो काफी सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। ऐसे तो लाखों लोग एग्जामिनेशन में फॉर्म भरते हैं, लेकिन मैं उन लाखों लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन 25 से 30 हजार बच्चों की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम 35,000 एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूं जो रेस में है और प्रारंभिक परीक्षा में उनका सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड करेगा कि एग्जामिनेशन हॉल में उन्होंने अपने नॉलेज को कैसे यूज किया है, एग्जामिनेशन हॉल में उन्होंने कैसे बेटर परफॉर्म किया है। विश्वास मानिए, कोई भी छात्र, खास करके जो ये 35,000 एस्पिरेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, जो रेस में हैं, जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं,
ऐसा कोई भी छात्र नहीं है जो नॉलेज की कमी की वजह से पीटी में असफल होता है। सामान्य तौर पर आप यह देखेंगे, अगर आपने एक दो बार पेपर दिया हुआ है तो आप यह पाएंगे कि सामान्य तौर पर 10% से 15% प्रश्न आप सिली मिस्टेक करते हैं, या उसको मैं सिली मिस्टेक नहीं, उसको मैं ब्लंडर कहता हूं, क्योंकि यह सिली मिस्टेक नहीं है, यह ब्लंडर आपकी सफलता की दिशा में ब्लंडर है तो बहुत छोटी सी गलतियां, है तो बहुत माइन्यूट गलतियां जिसको आप करेक्ट कर सकते थे, लेकिन आपने कई बार जल्दीबाजी में, कई बार हड़बड़ी में, कई बार प्रश्नों को ठीक से नहीं पढ़ पाने की वजह से, कई बार प्रश्नों की मांग को ठीक से नहीं समझ पाने की वजह से कई बार लास्ट मोमेंट में आप अपना आंसर चेंज करने की वजह से, मतलब कुछ भी कारण हो सकता है, आपने वो गलतियां कर दी है। लगभग 10 से 15 प्रश्न या 10 से 15% प्रश्न हम ऐसे गलत करके आते हैं। मैं आपको सिर्फ ये सजेस्ट करना चाहता हूं कि आपको अब जो ध्यान देना है इस लास्ट आवर में, वो ध्यान ये देना है कि आपको कैसे बेटर परफॉर्म करना है। पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अब इस लास्ट आवर में कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके मन में चाहे कितनी भी एंजाइटी आ रही हो कि हमने ये नहीं पढ़ा, हमने ये नहीं पढ़ा, हमने ये नहीं पढ़ा, थोड़ा इसको भी पढ़ लेते, थोड़ा उसको भी पढ़ लेते, ये साइकोलॉजिकल चीजें हैं। ये हमेशा जब तक आप सिलेक्ट नहीं होंगे ये मन में ये फीलिंग आती ही रहेगी। यही इस परीक्षा का दर्द भी है और यही इस परीक्षा का मजा भी है। लेकिन यदि इस दर्द से आप प्रभावित हो गए तो इस परीक्षा का परिणाम भी आपको दर्द ही देगा, और यदि इस दर्द का मजा आपने ले लिया तो परीक्षा का परिणाम भी आपको मजा ही देगा। कहने का मतलब ये कि ये जो एंजाइटी है ये साइकोलॉजिकली सभी स्टूडेंट के साथ होता है। किसी भी एग्जामिनेशन को टारगेट करके, और इतने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को टारगेट करके जब लाखों लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं तो सफलता के प्रति संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है। बहुत प्रकार की चिंताएं मन में घर करना स्वाभाविक है, लेकिन वास्तविक छात्र वही है, वास्तविक एस्पिरेंट वही है जो सबसे पहले इन चिंताओं से लड़ता है। क्योंकि ये चिंता, ये डर साइकोलॉजिकल है, इसलिए इसे साइकोलॉजिकल लेवल पर ही आप दुरुस्त कर सकते हैं या इससे फेस कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आते ही सबसे पहले आज आपसे यह कहा कि यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने आप के ऊपर विश्वास करना सीखिए, और सबसे पहले यह कहना प्रारंभ कीजिए मन ही मन में, किसी दूसरे से नहीं, मन ही मन में यह कहना आरंभ कीजिए कि मैं इस बार सिलेक्ट होने जा रहा हूं। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि मैं अपने संपूर्ण एनर्जी को, मैं अपने संपूर्ण प्रतिभा को कंसोलिडेट करूं, बेटर से बेटर एग्जामिनेशन में कैसे परफॉर्म करूं, मुझे यह सोचना है। और आप इस दिशा में सोचना प्रारंभ कीजिए। सबसे पहले किसी भी गेम को, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को यदि आप क्रैक करना चाहते हैं तो माइंड लेवल पर इसको क्रैक कीजिए, साइकोलॉजिकल लेवल पर इसको क्रैक कीजिए। विश्वास मानिए, आपके कैरियर का जो आपने लक्ष्य बनाया है उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन आएगा, अर्थात आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। मैं कहता हूं कि सफलता सुनिश्चित है। सक्सेस इज बाउंडेड टू कम, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पहले तो इस कॉन्फिडेंस के साथ इस लास्ट आवर में अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और अध्ययन कीजिए कि कैसे आप बेटर परफॉर्म कर
सकते हैं। दूसरी बात पर मैं आता हूं, अभी जल्दीबाजी में काम मत लीजिएगा। बहुत सारे छात्र ये कहते हैं, जब मैं लास्ट आवर की स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर रहा होता हूं तो कहते हैं सर कुछ पढ़ा दीजिए ना, क्यों टाइम खराब कर रहे हैं। बेटा टाइम नहीं खराब कर रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे टाइम को यूटिलाइज करने सिखा रहे हैं। आज मटेरियल की भरमार है, टीचर्स की भरमार है, कोचिंग की भरमार है, लेकिन आवश्यकता है तो सिर्फ और सिर्फ आज भी खास करके हिंदी माध्यम के हमारे भाई और बहन सिर्फ राइट डायरेक्शन के अभाव में ही असफलता का सामना कर रहे हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ, पूरे जिम्मेदारी के साथ इस बात को आपसे शेयर करना चाहता हूं, इस बात को आपसे कहना चाहता हूं। इसीलिए अपनी सोच को बदलिए और माइंड लेवल पर और साइकोलॉजिकल लेवल पर अपने आप को तैयार कीजिए। कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक कंकर जरा तबीयत से तो उछालो यारों। आप कर सकते हैं, सिर्फ यह विश्वास दिलाने में आया हूं। मेरी भूमिका और कोई भी नहीं है। दूसरी बात पर मैं आना चाहता हूं, अब इस लास्ट आवर में आपको क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि कोई भी नया चीज सामान्य तौर पर पढ़ने से आपको अवॉइड करना चाहिए, आपको नहीं पढ़ना चाहिए सामान्य तौर पर, जब तक कि बिल्कुल आपातकालीन स्थिति ना आ जाए कि यार ये पूछेगा ही पूछेगा और हमने अभी तक इसको नहीं पढ़ा है। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि 99% केस में नई चीजों को पढ़ने से अवॉइड कीजिए, एक्सेप्ट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे समस्त अभ्यर्थियों को मेरा प्राथमिक सुझाव यह है कि किसी भी नई चीज को अब पढ़ना प्रारंभ ना करें। तो आप पूछेंगे कि सर इतना बड़ा सिलेबस है, मुझे लगता है कि मैं सब कुछ भूल रहा हूं, मैं क्या करूं। तो देखो बेटा, रिवीजन करने का एक टेक्निकल तरीका है। टाइम मैनेजमेंट, समय के प्रबंधन का एक टेक्निकल तरीका है। और वो टेक्निकल तरीका क्या है? अब आपने जितने सारे भी बुक्स पढ़े थे, यदि उससे आपने कोई शॉर्ट नोट्स बनाया हो तो ठीक है, उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन आपने जितने भी बुक्स अभी तक पढ़े हैं साल डेढ़ साल में तैयारी करते हुए, अब उसको रिवाइज भी नहीं करना है। सबसे पहले एक इंजीनियर की भांति आपको यह पता करना है कि किसी भी मशीनरी में समस्या कहां पर है, उस समस्या की पहचान करनी है और एग्जैक्टली उस समस्या को करेक्ट करना है। किस टूल्स में कहां पर क्या प्रॉब्लम है, इसको आइडेंटिफाई करो। अर्थात अब पूरे किताब को रिवीजन करने का समय नहीं है, बल्कि दृष्टि टीम ने जनरल स्टडीज के डिफरेंट सेक्शंस पर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के माध्यम से, और न सिर्फ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, विभिन्न लोक सेवा आयोग और यूपीएससी का तो पहले से ही चल रहा है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के माध्यम से आप अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे, आपका रिवीजन होता चला जाएगा। अर्थात मैं डिटेल में थोड़ा बतलाता हूं। देखिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का अभ्यास करना है आपको। सबसे पहले मध्य प्रदेश, ताकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति और प्रवृत्ति, नेचर और ट्रेंड को आप स्पष्ट कर सकें। लोक सेवा आयोग की मन मस्तिष्क मन स्थिति को आप समझ सकें, उसके साइकोलॉजी को समझ सकें कि आखिर वो किस दिशा में सोच रहा है, आखिर वो किस प्रकार से प्रश्नों को सेट कर रहा है, और अकॉर्डिंगली अपने प्रिपरेशन को अब एक नवीन दिशा देना है।
पढ़ना नहीं है, नवीन दिशा देना है उस दिशा में जिस दिशा में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सोचता है। उस दिशा में आपको सोचना है और उसको ट्रैप करना है, उसका पीछा करना है, उसे अपने मन मस्तिष्क में समाहित करना है, अपनी सोच में लाना है। वही जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सोचता है वैसे ही आपको भी सोचना प्रारंभ करना है। तीसरी बात, एक प्रश्न आपको यह अवसर देता है कि आप उस प्रश्न में पूछे गए या उस प्रश्न के आसपास से पूछे गए तमाम तरह के फैक्ट एंड फिगर्स को चेक करें, उसको कंसोलिडेट करें। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि किसी एग्जामिनेशन में पंचायती राज से संबंधित यह पूछा गया है कि पंचायती राज में आरक्षण से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो यह आपको यह अवसर देता है कि आप आर्टिकल 243D जो आरक्षण से संबंधित है, ई, एफ, जी, एच और फिर नगर पालिका के आरक्षण से लेकर जो तमाम तरह के प्रावधान हैं उसको एक बार रिकॉल करना है। रिकॉल नहीं हो रहा है तो बुक्स को खोलिए और फटाफट एक बार माइंड में लाइए उसको। रिवीजन का यह तरीका है। पंचायती राज की समिति से संबंधित मान लो कि कोई प्रश्न पूछा गया, जैसे लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की महत्वपूर्ण अनुशंसाएं, तो यह हमें अवसर देता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से के पश्चात से लेकर अभी तक पंचायती राज पर विभिन्न समितियां कौन कौन सी बनी हैं और उसकी महत्वपूर्ण अनुशंसाएं कौन सी हैं, इसको एक बार रिकॉल करें। यदि आप किसी चीज को याद नहीं कर पा रहे तो एग्जैक्टली उसी प्लेस पर जाकर के बुक्स से उसको रिवाइज कीजिए। यह तरीका है। मान लो सीएजी से कोई प्रश्न पूछ लिया गया तो आपको सिर्फ उस प्रश्न को सॉल्व नहीं करना है, बल्कि वहां पर रुक करके, ठहर करके आपको सीएजी के संबंध में जो इंपॉर्टेंट डायमेंशन से है उसको एक बार ध्यान में लाने का प्रयास करना है। यह दूसरी बात थी। तीसरी बात यह है कि एग्जामिनेशन में अब आपको अपने परफॉर्मेंस की चिंता नहीं करनी है। कहने का मतलब यह कि विभिन्न छात्र विभिन्न प्रकार के टेस्ट सीरीज देते हैं और टेस्ट सीरीज में अपने परफॉर्मेंस के आधार पर इवैल्यूएशंस करते हैं। या तो टेस्ट सीरीज में आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो रहा है या तो टेस्ट सीरीज में आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है और आपकी चिंता लगातार बढ़ रही है। ऐसे समय में आपको काफी सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो भी सतर्क और सावधान रहें, और यदि ठीक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो भी सतर्क और सावधान रहें। मैं ये कहना चाहता हूं कि सामान्य तौर पर जो टेस्ट सीरीज होते हैं उसका जो वास्तविक पर्पस होता है वह प्रिपेटरी होता है। प्रिपेटरी का मतलब टेस्ट सीरीज आपको तैयार कराता है, आपके ऊपर एक प्रेशर लाता है कि ठीक है, इस संडे को हम इंडियन पॉलिटी से संबंधित टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछेंगे, और मान लीजिए कि 100 प्रश्न पूछ लिए गए और आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। यह भी तो हो सकता है कि उसमें जो चीजें उठाई गई हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट नहीं है। सामान्य तौर पर टेस्ट सीरीज में ऐसा होता है, इसलिए मैं ये बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको सिर्फ यह पता करना है कि आपका स्ट्रोंग एरिया क्या है और आपका वीक एरिया क्या है, और उस पर फटाफट काम करना है। अर्थात आपने एक बार इंडियन पॉलिटी को पढ़ा, संडे को आपने टेस्ट दिया, टेस्ट के बाद एक दिन का समय आपने रखा और टेस्ट के आधार पर जो जो प्रश्न आपने गलती किया था उसको थोड़ा आइडेंटिफाई कीजिए कि वो गलतियां क्यों हुई,
उसको कैसे आप करेक्ट कर सकते हैं, और उसी तरीके से जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन से हैं उससे जुड़ने का प्रयास कीजिए। फिर नेक्स्ट सेक्शन के टेस्ट सीरीज को प्रिपेयर करने का प्रयास कीजिए। यह तरीका है। युद्ध समाप्त होने से पहले कभी भी आपको अपने आप का इवैल्यूएशन नहीं करना है, अपना मूल्यांकन नहीं करना है। मूल्यांकन बेटा हमेशा लास्ट आवर में होता है, अर्थात एग्जामिनेशन हॉल में होता है, वही लास्ट आवर है। ना तो इसके पहले छात्र को इवैल्यूएट किया जा सकता है और ना ही इसके पहले टीचर को इवैल्यूएट किया जा सकता है। आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हो, इतने बड़े स्तर पर आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हो, थोड़ा सामान्य लोगों से ऊपर उठ करके सोचो, थोड़ा लीक से हट करके सोचो और अपनी यात्रा को तय करो। मेरी अनन्य शुभकामनाएं, दृष्टि टीम की अनन्य शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आइए आज के सत्र की शुरुआत करते हुए मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछे गए 2020 में इंडियन पॉलिटी से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों पर मैं आपको लेके आता हूं। देखिए, मध्य प्रदेश एवं भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से लगभग, अगर 2020 की मैं बात करूं तो लगभग 23-24 प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे पहला प्रश्न यह पूछा गया कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया। तो हम सभी लोग जानते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के लागू होने के पश्चात आप जानते हैं कि 73वें संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में विभिन्न प्रकार के अनुच्छेद शामिल किए गए। उसी में से एक अनुच्छेद है आर्टिकल 243 के, और आर्टिकल 243 के अंतर्गत ही, चूंकि 73वां संविधान संशोधन 1993 में लागू हुआ, इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि 73वें संविधान संशोधन के लागू होने के पश्चात आर्टिकल 243 के अंतर्गत 1 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के गठन का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया। तो मध्य प्रदेश में आपको समझना है कि मध्य प्रदेश के से संबंधित जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें डेट पर भी आपको ध्यान रखना है, साथ साथ जो ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको भी ध्यान में रखना है। आर्टिकल 243 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है और राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित जो भी प्रावधान हैं वह आपको एक बार यहां पर देख लेना चाहिए। जैसे वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के मुख्य आयुक्त कौन है? तो वर्तमान आयुक्त जो हैं वो 2019 से ही बसंत प्रताप सिंह हैं। प्रथम आयुक्त कौन थे? तो NB लोहानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम आयुक्त थे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का ध्येय वाक्य क्या है? तो कहता है कि हर वोट कीमती और हर निकाय महत्वपूर्ण। यह मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का ध्येय वाक्य है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव नामक एक ऐप भी जारी किया है। तो कोई भी प्रश्न देखो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को क्यों देखना चाहिए? क्वेश्चन देखने से हमें यह पता चलता है कि राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ बेसिक डिटेल्स आपको पता होना चाहिए।
केंद्रीय निर्वाचन आयोग के साथ साथ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के संबंध में कुछ बेसिक डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। उस बेसिक डिटेल्स में क्या क्या है, किसी भी आयोग को जब आप पढ़ते हैं तो उसके बेसिक डिटेल्स में आपको सबसे पहले उसके पृष्ठभूमि के विषय में पता चलना चाहिए। यह फर्स्ट एस्पेक्ट है, पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड क्या है, सामान्य परिचय क्या है। संरचना और नियुक्ति, संरचना, कंपोजिशन और नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, किसी भी आयोग के विषय में आप पढ़ते हैं, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। होता क्या है कि अधिकांश अभ्यर्थी आंख मूंद कर पढ़ते हैं, क्योंकि अधिकांश अभ्यर्थी गाइड से पढ़ते हैं और गाइड में फैक्ट एंड फिगर्स ज्यादा होता है, वो कंसोलिडेटेड वे में नहीं होता है। आपको उसको कंसोलिडेट करना है। यदि आपने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया, यदि आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लिया, तो आप फैक्ट एंड फिगर्स वाले क्वेश्चन को भी बेटर तरीके से अप्रोच कर सकते हो और 100% राइटली अप्रोच कर सकते हो, एलिमिनेशन कर सकते हो। तो थोड़ा सा ट्रिक्स को डेवलप करो, थोड़ा सा टेक्निक्स को डेवलप करो, थोड़ा सा स्किल को डेवलप करो, और इसी के माध्यम से आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो। नॉलेज तो बेसिक है ही है, फैक्ट एंड फिगर्स तो बेसिक है ही है, लेकिन फैक्ट एंड फिगर्स को अधिक बेटर तरीके से यूटिलाइज अगर करना हो तो उसके लिए अपने कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करो। और कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होता है? जब आप अपने स्टडी को कंसोलिडेट करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो। तो सबसे पहले किसी भी टॉपिक का एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, अर्थात सिस्टम ऑफ स्टडी होना चाहिए कि इसमें क्या डिफरेंट एस्पेक्ट है। तो राज्य निर्वाचन आयोग के विषय में उसकी पृष्ठभूमि को यदि आप पढ़ते हो, सामान्य परिचय को आप पढ़ते हो, संरचना और नियुक्ति को आप पढ़ते हो, उसके कार्य और शक्तियों के विषय में पढ़ते हो, और इनसे संबंधित जब भी आप पढ़ते हो तो सिर्फ इसके प्रावधान में क्या है यह स्पष्ट ही नहीं करना है, बल्कि मध्य प्रदेश संबंधित प्रावधान के विषय में भी पूछता है। तो उस संबंधित प्रावधान के साथ इन सभी चीजों को आप पढ़ो। साथ ही साथ इससे जुड़ा हुआ कोई भी अन्य तथ्य अगर हो या समसामयिकी अर्थात करंट अपडेट से संबंधित कुछ भी अन्य बात अगर आप इसमें नोट करना चाहते हो तो नोट करो। इस तरीके से अपना एक बिल्कुल ही शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। सामान्य तौर पर एक पूरा का पूरा जनरल स्टडीज का सेक्शन ही कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैच्यूटरी और एग्जीक्यूटिव बॉडीज को डेडिकेट किया गया है मध्य प्रदेश के सिलेबस में। लेकिन इंडियन पॉलिटी के मेन स्ट्रीम को पढ़ते हुए आप इस पर थोड़ा कम फोकस करते हैं और आयोग यहां से काफी सारे प्रश्न पूछता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो बिल्कुल एग्जामिनेशन का ट्रेंड है उसके अनुरूप इस पूरे सेक्शन को अगर आप बेटर तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हो तो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड स्टडी आप करो। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की जो कक्षा समाप्त हुई है, दृष्टि ऑनलाइन कक्षा हम लोगों ने चलाया था, तो उसमें मैंने पूरे इंडियन पॉलिटी को इसी स्ट्रक्चर के साथ आपको कवर कराया है। आप लोगों में से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने उसमें पार्टिसिपेट भी किया। मैं आप सभी छात्रों का हार्दिक धन्यवाद भी करना चाहता हूं। साथ ही साथ जो स्ट्रक्चर मैंने दिया और जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसके माध्यम से आप सहजता के साथ प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप इसके संबंध में भी मुझे बताइएगा यदि आप मेरे ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट्स रहे हैं तो। खैर, इस तरीके से आपको अपने स्टडी को
स्ट्रक्चर्ड करने का प्रयास करना चाहिए। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1 फरवरी 1994 को किया गया, यह बिल्कुल स्पष्ट है। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो है वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है और वो इंडियन पॉलिटी से संबंधित है। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। देखिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए तो सिंपली 2 या 2 से अधिक राज्य यदि संसद से रिक्वेस्ट करे, निवेदन करे, अर्थात यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं, दूसरा, तब संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करता है। अर्थात संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय ना होकर एक सांविधिक निकाय है, अर्थात स्टैच्यूटरी बॉडी है, अर्थात संसद द्वारा यह निर्मित किया जाता है। जबकि संघ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है अनुच्छेद 315 के अंतर्गत, क्योंकि अनुच्छेद 315 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। खैर, अब हम लोग आते हैं, इसका मतलब यदि ए भी सही है और बी भी सही है तो आंसर इसका सी होना चाहिए। ए और बी दोनों क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आइए तीसरे पॉइंट पर हम लोग आते हैं। देखिए, बड़ा शानदार प्रश्न पूछा हुआ है, किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है? तो चूंकि मध्य प्रदेश राज्य का ही गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के गठन का नोटिफिकेशन भी उसी में होगा। तो यह स्पष्ट है। लेकिन अब यहां पर पूछ रहा है धारा, मतलब यह कि जब भी आप सीएजी पढ़ते हैं या आप लोक सेवा आयोग पढ़ते हैं या आप एससी एसटी कमीशन पढ़ते हैं तो संबंधित प्रावधान को भी इन डिटेल फोकस कीजिए। तो जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118(3) के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई है। राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118(3) के अंतर्गत। तो यहां तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह भी इंडियन पॉलिटी से पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपीएससी भी आजकल इसी यूपीएससी के पैटर्न पर एमपीपीसीएस में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। चूंकि यूपीएससी भी कथन पर बेस्ड कई सारे प्रश्न पूछता है। तो देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कहता है कि भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन संदाय किया जाता है। देखिए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.80 लाख से है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन 2.50 अर्थात 2.5 लाख पर मंथ है। चूंकि भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य जो आयुक्त होते हैं उनका स्टेटस जो है अर्थात उनका जो दर्जा है, ऐसे भी जब आप वरीयता क्रम को पढ़ेंगे तो उनका जो दर्जा है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही है। तो स्वाभाविक रूप से उनका वेतन भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर ही दिया जाता है। तो यहां पर यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी 2.5 लाख पर मंथ मिलता है।
आप यह भी जानते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, वो भी बराबर है, चूंकि दर्जा ही एक समान है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो होता है। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कार्यकाल के संबंध में। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। देखिए, ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल है और इसके लिए आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। अर्थात एक बात को ध्यान में रखिएगा कि जिसकी नियुक्ति जो करता है वही उसको हटा सकता है, यह अनुच्छेद 311 के अंतर्गत संवैधानिक प्रावधान है और संवैधानिक संरक्षण है इस बात का। तो निर्वाचन आयुक्तों को चूंकि राष्ट्रपति नियुक्त करता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे वह जब भी अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा तो राष्ट्रपति को संबोधित करेगा, न कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित करेगा। संसद के द्वारा जब इन्हें हटाने का प्रस्ताव पारित भी कर दिया जाता है तब भी राष्ट्रपति के आदेश से ही इन्हें हटाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अर्थात ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो कुल मिलाकर के 1 और 2 सही है, अर्थात आंसर इसका ए हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए, बड़ा शानदार प्रश्न पूछा हुआ है। मध्य प्रदेश के हमारे प्यारे भाई और बहन कहेंगे कि सर ये तो बड़ा डीप फैक्ट पूछ लिया गया। मैं कहूंगा हां बिल्कुल पूछा गया, बहुत ही डीप नहीं, ये तो डीपेस्ट फैक्ट है। और अगर इस तरीके से आप सोचेंगे तो आप बेहोश हो जाएंगे कि अरे बाप क्या पूछ दिया, ऐसे कैसे काम चलेगा सर। बिल्कुल काम चलेगा सर, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कॉन्सेप्ट से इसको आप सॉल्व कर सकते। कैसे? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, 3 सूची अर्थात सूची 1, सूची 2 और सूची 3 दिया गया है। कह रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। तो राज्य के विधानमंडल की बात कर रहा है, इसका मतलब राज्य सूची की बात कर रहा है, और राज्य सूची की बात कर रहा है, इसका मतलब यह सूची 2 की बात कर रहा है। मैं सिर्फ निकाल रहा हूं कॉन्सेप्ट से आंसर, आप जरा देखो। अब देखो, सूची 2 जो है ये बेटा 2 जगह इसकी बात की गई है। अब आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर अब कैसे सॉल्व करेंगे। डियर फ्रेंड्स, राज्य सूची में आज के डेट में 59 सब्जेक्ट्स ही हैं। सूची 2 में ही है और यह कहता है एंट्री 72। जब 72 सब्जेक्ट्स ही नहीं है, संविधान प्रारंभ होने के समय भी नहीं थे, 66 ही थे, तो राज्य सूची का जो सब्जेक्ट एंट्री होगा अर्थात प्रविष्टि होगा वो 72 कैसे हो सकता है। तो स्वाभाविक रूप से आंसर क्या है हमें नहीं पता, लेकिन मैं इसको अप्रोच कर सकता हूं और 100% राइट अप्रोच कर सकता हूं विदाउट एनी कंफ्यूजन। देयर इज नो नीड टू मेमोराइज एंड मग अप ऑल फैक्ट एंड फिगर्स इंफॉर्मेशंस। Rather, it is better to develop your understanding in order to approach the answer rightly. मैंने अप्रोच किया और मैंने आपको तरीका बतलाया। इसी तरीके से जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपने कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग को यदि आप डेवलप करते हैं तो आप फैक्ट एंड फिगर्स वाले क्वेश्चंस को भी 100% कॉन्फिडेंस के साथ राइटली अप्रोच कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको रटना नहीं चाहिए, रटना है, रटना तो बेसिक है। डिफरेंट सेक्शन
जब हम जनरल स्टडीज में पढ़ते हैं तो उसमें जो बेसिक फैक्ट एंड फिगर्स हैं उसको ध्यान में रखे बिना हम सब्जेक्ट को कैसे पढ़ सकते हैं? तो बेसिक फैक्ट एंड फिगर्स पढ़िए और कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कीजिए, क्योंकि इसी से आप बेटर परफॉर्म करेंगे और इसी टेक्निक, इसी स्किल, इसी ट्रिक्स को डेवलप करके आप अपने परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं। और यदि आप अपने परफॉर्मेंस को बेटर कर पाते हैं तो आप सिलेक्ट हो रहे हैं। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। आर यू नॉट? प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो विश्वास से जैसे मैं बोलता हूं अपने छात्रों के संबंध में, वैसे आप भी बोलिए कि सर मैं भी कॉन्फिडेंट हूं और मैं इस बार क्रैक करके दिखाऊंगा और आपके साथ मेंस को प्रिपेयर करूंगा। इस तरह का जज्बा लाइए, स्पिरिट लाइए, जील लाइए। अरे आप क्या कुछ नहीं कर सकते हैं? आइए, बड़ा शानदार प्रश्न है। मुझे लगता है कि यह जीके का प्रश्न है, जनरल अवेयरनेस। पीवी नरसिम्हा राव, मतलब सूची 1 में कुछ मुख्यमंत्रियों का नाम दिया गया है और उससे संबंधित राज्य इधर दिए गए हैं। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश से संबंधित थे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। मोरारजी देसाई पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। एचडी देवगौड़ा कर्नाटक से थे। चौधरी चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश से हैं। नरेंद्र मोदी बिना किसी डाउट के गुजरात से थे और मोरारजी देसाई बच गए, वो बंबई से। जब बंबई प्रांत हुआ करता था तो मोरारजी देसाई उसके मुख्यमंत्री हुआ करते थे। बाद में संघ स्तर पर गृह मंत्री, वित्त मंत्री भी बने। मुझे लगता है कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री भी रहे 1977 से 79, और फिर भारत के द्वितीय उप प्रधानमंत्री भी तो हैं ये। उसके संबंध में सारी बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मिलान हमने किया, इसके आधार पर थोड़ा सही विकल्प चुन लेते हैं। अर्थात ए का 2 हो जाएगा, ए का 2, बी का 5, सी का 4, डी का 1 और ई का 3। अर्थात 2 5 4 1 3, 2 5 4 1 3, 2 5 4 1 3, 2 5 4 1 3, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आराम से ऐसे भी आप मिलान कर सकते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तो जब आप आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक पढ़ेंगे जो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है, तो आर्टिकल 127 में आप तदर्थ न्यायाधीश या एडहॉक जजेज के विषय में पढ़ेंगे। साथ ही साथ सेवानिवृत्त, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्हें भी आवश्यकता पड़ने पर सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन जो ये अतिरिक्त न्यायाधीश हैं, ये आर्टिकल 224 के अंतर्गत हाई कोर्ट में अपॉइंट होते हैं, ना कि सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। अर्थात सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ तदर्थ न्यायाधीश या फिर सेवानिवृत्त, आर्टिकल 128 के अंतर्गत यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आर्टिकल 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की बात की गई है। तो बेटा मैं यही कह रहा था कि जैसे यहां पर यह प्रश्न पूछा गया तो आपने इस चीज को करेक्ट पता कर लिया कि ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश आर्टिकल 127 में है, यही होता है। अतिरिक्त न्यायाधीश यहां पर नहीं होता है, हाईकोर्ट में होता है, इस प्रोविजन के अंतर्गत होता है। आर्टिकल 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति भी की जा सकती है, लेकिन यहां पर इस प्रश्न के संदर्भ में आंसर ए हो जाएगा। अर्थात इससे रिलेटेड जो डिफरेंट एस्पेक्ट है उसको आप एक बार ध्यान में रख लेंगे। इसके पश्चात आइए,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीएजी के संबंध में पूछा हुआ है। सीएजी भाग 5 के अंतिम अध्याय के अंतर्गत है, आर्टिकल 148 टू 151 और आर्टिकल 149 जो सीएजी की शक्तियों के विषय में वर्णन करता है। आर्टिकल 150 और 152 भी सीएजी की शक्तियों के विषय में वर्णन करता है। उसको यदि आप पढ़ेंगे तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है और इसको रटने की जरूरत नहीं है इतना टफ। जब आप सीएजी की शक्तियों को पढ़ेंगे, उसके कार्य को पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। तो रेदर आप उसको पढ़ने और रटने के स्थान पर आपको क्या करना चाहिए? सीएजी क्या है? महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक है वह। और आप इस बात को भी जानते हैं कि राज्य स्तर पर कोई अलग सीएजी नहीं होता है। अर्थात जो सीएजी है आर्टिकल 148 के अंतर्गत, वही केंद्र और राज्य दोनों स्तर की सरकारों के लिए कार्य करता है, क्योंकि यह एकल पद है, सिंगल पोस्ट है। अब यह क्या करेगा? भारत सरकार और राज्य सरकार की संचित निधि, लोक लेखा निधि, आकस्मिक निधि से किए जाने वाले खर्चे का लेखा परीक्षण करेगा, क्योंकि जो समस्त खर्चे किए जाते हैं वो इसी निधि से किए जाते हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट है उसको आप देखिए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह हो। ठीक है, यहां पे सिर्फ संचित निधि की बात की गई। हमने आपको लोक लेखा की भी बात कर ली, आकस्मिक निधि की भी बात कर ली। साथ ही साथ नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडार या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत रिपोर्ट देने का भी प्राधिकार होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, किसी भी ऋण, निक्षेप निधि जो किसी भी विभाग के अंतर्गत हो, कोई भी लेन देन हो, उन सभी के संबंध में यह रिपोर्ट कर सकता है राष्ट्रपति को या फिर संबंधित राज्यपाल को। आर्टिकल 150 यह कहता है कि भारत सरकार या राज्य सरकार जिस प्रारूप के अंतर्गत अपनी आय व्यय से संबंधित लेखाओं को रखते हैं, उसका निर्माण भी सीएजी की अनुशंसा पर ही किया जाना चाहिए। भारत का राष्ट्रपति करता है या भारत के राष्ट्रपति को सीएजी सुझाव देता है। आर्टिकल 151 के अंतर्गत वह लेखा परीक्षण से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति और संबंधित राज्यपाल को देता है। तो इसके अनुसार ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, अर्थात आंसर बी हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए एक देखिए फैक्चुअल प्रश्न पूछा गया है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो हर कोई जानता है अरविंद पनगढ़िया थे प्रथम उपाध्यक्ष। वर्तमान में आप जानते हैं वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार और अमिताभ कांत, ये सीईओ हैं वर्तमान में। ये दोनों वर्तमान की मैंने बात कही है। अरविंद पनगढ़िया जो हैं ये प्रथम उपाध्यक्ष थे। राव इंद्रजीत सिंह कौन है भाई? तो गुड़गांव से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में निर्वाचित सांसद हैं और विभिन्न विभागों में, मंत्रालयों में राज्य मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं मोदी सरकार के अंतर्गत। तो राव इंद्रजीत सिंह भी प्रसिद्ध हैं। तो जो भी पर्सनालिटीज हैं, जब भी आप पेपर्स पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं, तो उस पर्सनालिटीज पर थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश
करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? यह बड़ा आसान प्रश्न पूछ दिया। अगर पूछता ना कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन कौन शामिल होता है, और कूट वाले प्रश्न पूछ देता तो आपको दिक्कत होता। लेकिन पूछ रहा है नहीं है तो आराम से डिसाइड किया जा सकता है। चूंकि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, इसलिए राज्यपाल उस समिति में शामिल नहीं है जिस समिति के द्वारा यह निर्णय किया जाता है कि अध्यक्ष और सदस्य किसे नियुक्त किया जाए। स्वाभाविक सी बात है, आराम से कॉन्सेप्चुअली आप अप्रोच कर सकते हैं। अब जहां तक बात आती है कि मुख्यमंत्री उस समिति का अध्यक्ष होता है, उस समिति का अध्यक्ष होता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है। विधानसभा का अध्यक्ष, बिल्कुल सही है। लीडर ऑफ अपोजिशन, चूंकि मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है तो यहां पर दो चीजों को ध्यान में रखिएगा। मध्य प्रदेश अगर ना हो, अगर अन्य की बात हो जहां पर विधान परिषद है, तो यदि विधान परिषद है तो विधान परिषद का अध्यक्ष, यदि विधान परिषद है तो उसका सभापति, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष, और जो होम मिनिस्टर है, मतलब गृह मंत्रालय का जो प्रभारी मंत्री है, वह भी शामिल होता है इस समिति के अंतर्गत। और फिर इस समिति के अनुशंसा पर राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। तो एक प्रश्न आपको कई प्रकार के इंफॉर्मेशन देता है, उसी के माध्यम से रिवीजन करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बड़ा सामान्य प्रकार का प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? तो सीधे सीधे 90 दिनों के भीतर। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 2010 में संसद के विशेष अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, इसलिए यह एक सांविधिक निकाय है। आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। देखिए यह भी बड़ा सामान्य प्रकार का प्रश्न है, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? तो चूंकि राज्य खाद्य आयोग की बात की गई है और तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में बना था, उसी के अंतर्गत राज्य खाद्य आयोग की स्थापना की गई है, अर्थात यह भी एक सांविधिक निकाय है। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? देखिए यहां पर पूछ रहा है प्रथम मनोनीत उपसभापति, तो ये फ्रैंक एंथोनी थे। हालांकि आयोग ने शायद एससी मुखर्जी के विषय में बतलाया है, लेकिन एससी मुखर्जी जो हैं ये निर्वाचित उपसभापति हैं या निर्वाचित उपाध्यक्ष हैं, एससी मुखर्जी और टीटी कृष्णामाचारी। फ्रैंक एंथोनी जो हैं ये जबलपुर से ही थे, आप लोग शायद जानते होंगे, इस नाम से अवगत भी होंगे। फ्रैंक एंथोनी जो हैं ये एंग्लो इंडियन समुदाय के ऑल इंडिया चेयरमैन के रूप में भी रहे और एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने न सिर्फ संविधान सभा में कार्य किया बल्कि लगातार ये लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते रहे। तो देखिए इसको ध्यान में रखिएगा, फ्रैंक एंथोनी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन से अभिव्यक्ति
भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 संयुक्त सत्र है। 108 के अंतर्गत दोनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है। तो सीधे सीधे जब आप संयुक्त बैठक को कर रहे हैं आर्टिकल 108 के अंतर्गत, तो सबसे पहले तो संयुक्त बैठक के संबंध में आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी लोकसभा और राज्यसभा के बीच सामान्य या साधारण विधेयकों के मामले में किसी भी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न होता है, तो उस गतिरोध के उत्पन्न होने के 6 महीने पश्चात राष्ट्रपति इस आशय की सूचना संसद को भेजता है। तो इस आशय मतलब राष्ट्रपति का आशय, क्योंकि राष्ट्रपति सूचना भेजेगा ना, तो इस आशय का सूचना अर्थात इंटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थोड़ा सा अगर आप शब्दों को भी ध्यान में देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस आशय की सूचना, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि सामान्य तौर पर संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है कि वित्त विधेयक श्रेणी 1 और वित्त विधेयक श्रेणी 2 अनुच्छेद 117(1) और अनुच्छेद 117(3) के मामले में संयुक्त बैठक हो सकता है। मतलब साधारण विधेयकों के साथ साथ वित्त विधेयक श्रेणी 1 और श्रेणी 2 में भी संयुक्त बैठक हो सकता है। साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान में रख सकते हैं कि प्रत्येक सामान्य चुनाव के पश्चात जो प्रथम बैठक होता है वह भी सामान्यतः संयुक्त बैठक होता है, और प्रत्येक वर्ष संसद का जो प्रथम सत्र है वह भी संयुक्त सत्र होता है। और विधेयकों पर गतिरोध के मामले में आज तक 3 बार ही संयुक्त सत्र को बुलाया गया है। उस सबको आप ध्यान में रखेंगे। दहेज निवारण अधिनियम, बैंकिंग सेवा अधिनियम, और फिर पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों में, मतलब हैजार्डियस खतरनाक कार्यों में, कारखानों में, कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का जो निषेध करता है वह पूर्ण निषेध है। ये जो आप बातचीत पढ़ रहे हैं इसको और भी बेहतर रूप में आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 24 के साथ साथ यदि आप इसमें 86वें संविधान संशोधन को मिला लें आज के डेट में, तो वर्तमान में यदि अनुच्छेद 24 की व्याख्या अनुच्छेद 21(a) के साथ मिलाकर किया जाए तो 6 से 14 वर्ष के बालकों को प्राथमिक शिक्षा दिया जाना अनिवार्य है। अर्थात अब जोखिमपूर्ण कार्य ही नहीं बल्कि किसी भी प्रकार के कार्य में, न सिर्फ कारखानों में बल्कि कहीं भी अन्यत्र भी बालकों का जो नियोजन है उस पर पूर्ण प्रतिबंध है। इस बात को समझने की जरूरत है। साथ साथ आप जानते हैं कि बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के अंतर्गत भी इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, और इसे आप जानते हैं कि 2016 में भी इसे संशोधित किया गया था। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखेंगे। 2005 में जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग को निर्मित करने का जो प्रावधान किया गया था उसमें भी पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की गई है। तो आपसे सिर्फ आपका यह अवेयरनेस आपके पास है कि नहीं है कि बाल श्रमिकों के विषय में जो विभिन्न प्रकार के कानून हैं और जो संविधान कहता है उसके अंतर्गत जो निषेध है वह पूर्ण है, आंशिक है, युक्तियुक्त है या नैतिक है, वो आपका कॉन्सेप्ट चेक किया जा रहा है। इसलिए कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए
बड़ा शानदार प्रश्न है। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? तो बिल्कुल इजी है, 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई थी। आप जानते हैं कि संविधान के लागू होने के पश्चात भारत में राज्यों को ABCD के रूप में वर्गीकृत किया गया था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्निर्माण या पुनर्गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके संबंध में एस्केदर आयोग 1948 और फिर JBP समिति ने विचार विमर्श किया। अंततः भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन पोट्टी श्री रामालू, जो एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे और जो अनशन पर बैठे हुए थे, उनकी मृत्यु के पश्चात आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हो गया। और फिर भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन पर विचार करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना फजल अली की अध्यक्षता के अंतर्गत किया गया। और फजल अली ने जो रिकमेंडेशंस दिए उसी के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना और उसके अंतर्गत 4 वर्गीकरण में अर्थात ABCD के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए सीधे सीधे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसके साथ साथ आपको यहां से क्या पढ़ना चाहिए, अर्थात राज्य पुनर्गठन अधिनियम के लागू होने के पश्चात से लेके अभी तक कैसे कैसे कब कब किन किन राज्यों का निर्माण हुआ है। तो आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का गठन भी 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत ही हुआ है। लेकिन एग्जामिनेशन में यह प्रश्न पूछे जाते रहे हैं कि 1956 से लेकर अभी तक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की जो स्थापना की गई है वो कब कब कैसे कैसे की गई है, उसका जो कालानुक्रम है, सीक्वेंस है, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे 1960 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के पश्चात महाराष्ट्र और गुजरात बना, 1962 में नागालैंड बना, 1966 में हरियाणा और पंजाब बना, 1970 में हिमाचल बना, 1971 में वो त्रिपुरा, मणिपुर जैसे राज्य बने, 1975 में सिक्किम, 1986 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, 1987 में गोवा, 1 नवंबर 2000 मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, 9 नवंबर उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ, 15 नवंबर झारखंड बिहार से अलग हुआ, फिर 2014 जून 2014 तेलंगाना राज्य बना, फिर 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर और लद्दाख पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से जम्मू कश्मीर राज्य का जो विशेष दर्जा था उसको समाप्त करते हुए जम्मू कश्मीर को एक अलग और लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इन सारी चीजों को आप जान सकते हैं, ये अवसर है, अर्थात रिवीजन करने का एक टेक्निकल एस्पेक्ट है, तरीका है, और उसको उस तरीके से यदि आप डेवलप करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि अभी जनवरी में जो पेपर है आने वाला है उसका आप बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ अपने परफॉर्मेंस को आप बेटर कर पाएंगे और अपने सिलेक्शन को आप पक्का कर पाएंगे। आइए और भी कुछ प्रश्न हैं उसको देखते हैं। एक बड़ा शानदार प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो आप जानते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के पश्चात 1935 में भारत शासन अधिनियम लाया गया, लेकिन 1935 में जो भारत शासन अधिनियम लाया गया उसमें जो संघ का प्रावधान था वह पूरी तरह से इनेक्ट नहीं हो पाया था। इसलिए भारतीय विधायिका का जो अंतिम निर्वाचन 1945 में हुआ वह भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत हुआ था, ना कि 1935 के अंतर्गत हुआ था। तो ये भी एक टेक्निकल एस्पेक्ट है और इसको जानने की जरूरत है। इसके बाद
मध्य प्रदेश की पॉलिटी से संबंधित एक शानदार प्रश्न पूछा गया है। मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? देखो, इस बार प्रश्न थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है। पहले पूछता था कि इनमें से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, ये नहीं पूछता था कि वो कहां के मुख्यमंत्री रहे हैं, कहां के पॉलिटिशियन रहे हैं। लेकिन इस बार जो प्रश्न पूछा गया वो थोड़ा सा ट्विस्ट करता है। तो थोड़ा सा जो भी राज्यपाल हैं या जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, उनके बैकग्राउंड के विषय में आपको जानने की जरूरत है। तो आप सभी लोग बिल्कुल अवगत होंगे, डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा जो हैं ये हरियाणा के मुख्यमंत्री भी थे। तो यही करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा। बिल्कुल फैक्चुअल एस्पेक्ट है, अर्थात 1 और 2, 1 2 सही है, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। इसके पश्चात आते हैं, ये देखिए एक बड़ा शानदार प्रश्न है और बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको ट्विस्ट करने के लिए आपके सामने दिया गया है मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम क्या है। यार, मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है वह मध्य प्रदेश में ही है और मध्य प्रदेश भारत में ही है, यह मंगल ग्रह पर नहीं है। किसी भी सभा की जो कार्यवाही होती है, चाहे वो संसद हो चाहे वो राज्य की विधायिका हो, उसकी कार्यवाही का एक आवश्यक क्रम होता है, वो हर जगह एक ही होता है। तो देखो, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले चुनाव है, उसी में हम अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे। चुनाव के पश्चात क्या होगा? शपथ, उनको शपथ दिलाया जाएगा। शपथ देने के बाद क्या हो? संयुक्त सत्र का आयोजन होता है या राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। इसके बाद मंत्रियों का परिचय कराया जाता है। इसके बाद निधन संबंधी उल्लेख वगैरह किया जाता है। तो अगर इस 2 को भी आप क्लियर रखते हैं तो देखिए 3 से 1 ही स्टार्ट हो रहा है, ये वाला क्रम सही हो जाएगा अपने आप। मतलब सभी कुछ पता होना भी नहीं चाहिए। अगर आपको ये 2 क्लियर है तो आप इसी 2 के माध्यम से अपने आंसर को राइटली अप्रोच कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट को डेवलप करने पर फोकस कर रहा हूं। इसके बाद एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो ऐसे कौन से मुख्य न्यायमूर्ति रहे हैं? तो न्यायमूर्ति एसके झा जो हैं ये सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं। तो थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है उसको मैंने पहले भी कहा था कि थोड़ा सा क्लियर करके रखिएगा। और इसके पहले भी मैं एग्जाम्पल दे रहा था जब पंचायत और नगर पालिका का, तब हमने कहा था कि आर्टिकल 243 से संबंधित जो प्रावधान है उसको थोड़ा क्लियर करके आप रखिएगा। यहां पर प्रश्न पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नांकित में से कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो 243 न अर्थात टी। और यदि हम पंचायत के आरक्षण की बात करें तो 243 डी पंचायत के आरक्षण की बात करता है। 243 के राज्य निर्वाचन आयोग की बात करता है। तो इन सभी चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। एच जो है वह करारोपण से संबंधित है। 243 एच जो है वह पंचायतों को करारोपण का अधिकार देता है। 243 एक्स जो है वह नगर पालिकाओं को करारोपण का अधिकार देता है। ई या जो महत्वपूर्ण है पंचायतों की जो कार्य और शक्तियां हैं वो 243 जी है। और 243 डब्ल्यू जो है वह नगर पालिकाओं के कार्य और शक्तियां हैं, अर्थात पंचायतों के जो 29 कार्य हैं और नगर पालिकाओं के जो 18 कार्य हैं वह 243 जी और 243 डब्ल्यू में है। तो जो डिफरेंट प्रोविजन है, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि इस तरीके से थोड़ा डिटेल में आप प्रोविजन को ध्यान में रखने का प्रयास कीजिए। मेरी समस्त शुभकामनाएं, दृष्टि टीम की समस्त शुभकामनाएं आपके साथ हैं। डियर फ्रेंड्स, ये जो 23 प्रश्न लगभग हमने आपके सामने डिस्कस किया, इसके साथ साथ मुझे लगता है कि 2 प्रश्न और भी इंडियन पॉलिटी से पूछे गए थे। हालांकि उसको
जो हमारी टीम है उसने उसको इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत कंसीडर नहीं किया है, लेकिन मैं ऐसे ही आपको चर्चा कर देता हूं। एक तो आपदा प्रबंधन कानून 2005 के विषय में पूछा गया था, और यह काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉकडाउन भी लगा था। महामारी अधिनियम 1897 और आपदा प्रबंधन कानून 2005, इसको अभी वर्तमान में आपको करंट अफेयर्स के को ध्यान में रखते हुए भी ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रिवी पर्स का उन्मूलन 1971 में किया गया और 26वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। प्रिवी पर्स के उन्मूलन से संबंधित देखिए अजय देवगन की एक पिक्चर भी आई हुई थी, बादशाहू। उसमें प्रिवी पर्स के उन्मूलन की ही कहानी दी गई है कि कैसे राजा महाराजा जो हैं अपने सोना चांदी को छुपाने के लिए विभिन्न प्रकार का प्लान बना रहे थे। किस तरह से प्रिवी पर्स उन्मूलन भारत में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्रित्व में एक जबरदस्त लोकप्रिय आंदोलन बन गया। किस तरह से प्रिवी पर्स के उन्मूलन ने भारत में अनुच्छेद 14 अर्थात समानता के अधिकार को वास्तविक अर्थों में स्थापित करने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये बेसिकली चूंकि 26वें संविधान संशोधन अधिनियम से भी किया गया था, इसलिए दृष्टि टीम को इसे पॉलिटी के अंतर्गत कंसीडर करना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे जो दूसरे टीचर होंगे वो इस प्रश्न पर डिटेल व्याख्या करेंगे। चूंकि मुझे पॉलिटी डिस्कस करना था तो मैंने अन्य प्रश्नों को भी देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, इसकी चर्चा आपके साथ करना चाहिए, तो मैंने इसकी चर्चा आपके साथ की। अंतिम उद्देश्य मेरा या दृष्टि टीम का यही है कि आप की एग्जामिनेशन से पहले एक फास्ट रिवीजन हो सके, आपकी तैयारी को बेटर से बेटर बनाया जा सके और आपके परफॉर्मेंस को एग्जामिनेशन हॉल में बेटर से बेटर बनाया जा सके, ताकि आपकी सफलता को सुनिश्चित किया जा सके। आप सभी छात्रों का, मध्य प्रदेश के समस्त भाइयों और बहनों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप आने वाली परीक्षाओं में सफलता के उत्कृष्टतम बिंदु पर पहुंच सकें। आज की चर्चा परिचर्चा को मैं यहीं पर विराम देता हूं। पुनः मैं उपस्थित होऊंगा एक अन्य वर्ष के प्रश्नों पर चर्चा परिचर्चा के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।